हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का वंस अगेन इन वन शॉट। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ये किसका चैप्टर है? इकोनॉमिक्स का आखिरी चैप्टर है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी क्या होता है ये हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी इन चैप्टर 2। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? तो ग्लोबलाइजेशन इज़ द रैपिड इंटीग्रेटेड एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन द मार्केट। ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज़, या मार्केट भी लिख सकते हो। अब ग्लोबलाइजेशन में एक मेन रोल प्ले करता है एमएनसीज़। एमएनसीज़ क्या होता है? एमएनसीज़ होता है मल्टीनेशनल कोऑपरेशंस। इसमें हम लोग बाद में आते हैं, पहले तो देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन, रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन। दो मार्केट है हमारे पास, एक सेकेंड, दो मार्केट है हमारे पास कोई भी, ठीक है। तो उसमें से यहाँ पे और यहाँ पे दो मार्केट्स है कोई, ठीक है। तो इन दोनों में अगर कोई ट्रेड हो रहा है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग कंट्रीज़ हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग मार्केट, अगर इन दोनों कंट्रीज़ में ट्रेड हो रहा है तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस एमएनसीज़ पर। एमएनसीज़ यानी कि मल्टीनेशनल कोऑपरेशंस क्या होता है? एक ऐसा कंपनी जो कि अपना प्रोडक्शन एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में रखता है, मोर देन वन कंट्री, यानी कि वो दो भी हो सकती है या दो से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। बट एक कंट्री से तो ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग जो एमएनसीज़ होता है ये क्या क्या फैक्टर्स देख करके अपना जो भी कंट्री है, जो भी वो इन्वायरमेंट है वो सेट कैसे करता है। सबसे पहले कि उसको गुड्स जो है वो अच्छी दामों में चाहिए, दूसरा चीप लेबर होना चाहिए, तीसरा कि मार्केट से कितना क्लोज है वो एरिया, चौथा कि क्या क्या एडवांटेजेस वो गवर्नमेंट वहाँ की प्रोवाइड कर रही है, और पांचवा क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है एक एमएनसी का जो कि इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स बना रही है, ठीक है, जिसने अपनी रिसर्च सेंटर को यूएस में खोला है और अपना मैन्युफैक्चरिंग को चाइना में और शिपिंग वगैरह को मेक्सिको में और ईस्टर्न यूरोप में किया है, और सारे फिनिश प्रोडक्ट्स को कहाँ बेचा है? पूरे वर्ल्ड में, ओवरऑल वर्ल्ड में बेच दिया है, ठीक है। और इन सब में इंडिया भी है जिसमें कि वो लोग कॉल सेंटर्स रखे हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे ये सब क्यों है। जैसे कि चाइना में उन्होंने कहा था कि क्या रखा है? मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, क्योंकि वो एक चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है, क्योंकि वहाँ पे लेबर सस्ते मिल जाएंगे। फिर मेक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में मार्केट के बहुत पास है वो दोनों, ठीक है। और जैसे कि मार्केट यूएस और यूरोप में, मेक्सिको और ईस्टर्न यूरोप जो है वो मार्केट के बहुत ज़्यादा ही पास हैं। इंडिया के पास हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स हैं जो कि टेक्निकल एस्पेक्ट को फ़ोन पे ही समझ सकते हैं, इसीलिए इंडिया में क्या रखा गया है? कॉल सेंटर्स रखा गया है, और अच्छी खासी इंग्लिश स्पीकिंग यूथ भी है। और इसी वजह से वो एमएनसी को प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, बट उनका पे बहुत लेस हो जाता है, यानी कि उनको कम खर्च पे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। उसके बाद देखते हैं इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़। दो कंट्रीज़ में इंटरलिंक कैसे होता है वो दो कंट्रीज़, ठीक है, मतलब उन दोनों कंट्रीज़ में ट्रेड कैसे होता है। तो पहले तो अगर कोई दो अलग अलग कंट्रीज़ में ट्रेड हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे फॉरेन ट्रेड, यानी कि ट्रेड डन इन अ फॉरेन लैंड, ठीक है। और उसमें जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो रही है उसको हम लोग बोलेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब दो कंट्रीज़ में ट्रेड हो रहा है तो ट्रेड ऑफ कोर्स कौन कर रहा होगा? हमारा एमएनसीज़ कर रहा होगा, ठीक है। तो एन इन्वेस्टमेंट डन बाय एन एमएनसी इज कॉल्ड एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अब इससे जो लोकल कंपनीज़ होता है ना उनको भी फ़ायदा होता है, ठीक है। दो फ़ायदे होते हैं लोकल कंपनीज़ को, कौन कौन सा? कि एमएनसीज़ कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जैसे कि न्यू मशीन्स वगैरह, अगर कोई भी लोकल कंपनी को अगर न्यू मशीन्स ख़रीदना है तो उसके लिए पे कौन करेगा? एमएनसीज़ पे करेगी, ठीक है, मनी प्रोवाइड करती है, तो उससे भी उन लोग को फ़ायदा होता है। और दूसरा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है वो लोकल कंपनीज़ को एमएनसीज़ बता देती कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इससे हमें प्रोडक्शन चाहिए तो जल्दी प्रोडक्शन हो जाएगा। तो ये दो जो है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा टू फोल्ड जॉइंट प्रोडक्शन का बेनिफिट है, ठीक है, जो कि एमएनसीज़ प्रोवाइड करवाती कि इसको लोकल कंपनीज़ को। इसको हम लोग समझ सकते हैं दो एग्जांपल से, ठीक है। पारक फूड जो इंडिया की कंपनी है और कारगिल फूड जो कि अमेरिका की एमएनसी है, ठीक है।
तो पहले क्या होता था, ये पारक फूड नाम का जो भी फूड कंपनी है उसका इंडिया में बहुत अच्छा पकड़ था, हर एक जगह में इसकी बनाई हुई जो खाना थी वो चला जाता था, ठीक है। बट क्या हुआ कि MNC जो कि जिसका नाम था अमेरिकन MNC जिसका नाम था कारगिल फूड, उसने इस पारक फूड को क्या किया, ख़रीद दिया, इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। पारक फूड के पास 4 ऑयल रिफाइनर्स थे, ठीक है। अब जिसका जो कंट्रोल है वो किसके पास चला गया है, कारगिल के पास। फिर अब आते हैं फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। जो फॉरेन ट्रेड है वो मार्केट को इंटीग्रेट कैसे कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जो फॉरेन ट्रेड है कुछ बहुत अच्छी चीज़ प्रोवाइड करती हैं, इसके वजह से कंज्यूमर्स को भी फ़ायदा होता है, प्रोड्यूसर्स को भी फ़ायदा होता है। इसी वजह से ये MNCs जो हैं वो अभी तक यहाँ पे टिक पा रही हैं। अब ऐसे 7 मेन पॉइंट्स हैं जिससे इस पूरे पार्ट को याद रखा जा सकता है। नंबर 1, इट फैसिलिटेट्स पीपल, आइडिया एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। नंबर 2, इट फैसिलिटेट्स गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि इट हेल्प्स द प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड डोमेस्टिक मार्केट। हेल्प द प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड डोमेस्टिक मार्केट, इसमें प्रोड्यूसर्स को हेल्प हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि हाउ डज फॉरेन ट्रेड इंटीग्रेट्स द मार्केट है ना, तो क्या करता है कि फैसिलिटेट करता है पीपल, आइडिया, टेक्नोलॉजी को, फिर गुड्स, सर्विसेज को, प्रोड्यूसर्स को हेल्प करता है कि वो लोग अपने इस मार्केट से छोड़ कर के कहीं और जाएं, फिर कंपटीशन प्रोवाइड करवाता है अमंग प्रोड्यूसर्स, और वैरायटी ऑफ चॉइस प्रोवाइड करता है टू कंज्यूमर्स, और रिजल्टेंटली क्या होता है कि प्राइस में क्या हो जाता है, गुड्स में रिडक्शन हो जाता है ना। तो इसके वजह से क्या हुआ, यहाँ पे सभी को फ़ायदा हुआ, जैसे कि प्रोड्यूसर्स को, कंज्यूमर्स को, है ना। कंज्यूमर्स खुश, प्रोड्यूसर्स खुश, यानी कि MNC सेटअप। अब उसी से रिलेटेड एक चाइनीज़ टॉयज़ का एग्जांपल गिवन है कि इन इंडिया क्या होता है कि ये जो चाइनीज़ टॉयज़ है ना वो बहुत ही लो प्राइस में बेचा जाता है, ठीक है। और जो इंडिया के टॉयज़ होते हैं वो बहुत ही हाई प्राइसेस में बेचे जाते हैं, क्योंकि जो चाइना वाले हैं ना वो चाइना से यहाँ तक इंपोर्ट हुए हैं, यानी कि उसको अलग अलग जगह से जो भी है माल बैठा था वो MNCs है। और आपको तो पता है कि MNCs क्या होती है, उनको प्रॉफिट ज़्यादा होता है पर उनको देना कम पड़ता है ना। तो इसी वजह से कि उनको ये सस्ते में पड़ा तो वो भी अपना टैक्स वैक्स लगा करके फिर भी इंडिया से लो प्राइस में बेच रहे हैं। तो यहाँ पे इंडियंस के कस्टमर्स भी क्या करेंगे, उस लो प्राइस वाले को ही प्रेफर करेंगे रादर देन हाई प्राइसेस, है ना। तो इसी वजह से चाइनीज़ टॉयज़ इंडिया में ज़्यादा बिकता है ना। तो इसी वजह से क्या होती है, बिकॉज ऑफ इट्स चीपर प्राइसेस और न्यू डिज़ाइंस वो इंडिया में ज़्यादा बिकता है। तो इसमें क्या हुआ कि वो चाइना के प्रोड्यूसर्स जो हैं वो अपने मार्केट को छोड़ करके इंडिया आए, यानी कि मतलब मूव किए। इससे न्यू आइडियाज़ आया, न्यू टेक्नोलॉजी आया, प्राइसेस घटा यानी कि रिडक्शन इन प्राइसेस हुआ, और भी मतलब जैसे कि इट फैसिलिटेट्स पीपल, गुड्स एंड टेक्नोलॉजी, आइडिया, सर्विसेज सबको फैसिलिटेट किया, मतलब सबको आकर्षित किया। उसके बाद क्या होता है कि कंपटीशन प्रोवाइड किया इंडियन और चाइनीज़ के बीच में जो भी टॉय मेकर्स हैं, है ना। तो यही सब हेल्प करता है MNCs, जो कि मैंने आपको बताया। फिर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है ये हमने देख लिया। अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने मिल करके ग्लोबलाइजेशन किया। तो 4 मेन फैक्टर्स हैं। नंबर 1 इज़ रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। नंबर 1 इज़ रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है उसके वजह से हम लोग का क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। नंबर 2 इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, जिसके वजह से ग्लोबलाइजेशन में और इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है। थर्ड थिंग इज़ इंक्रीजमेंट या डेवलपमेंट इन IT एंड CT सेक्टर्स, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स में इंक्रीजमेंट हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, जिसके वजह से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ लिबरलाइजेशन, ठीक है। लिबरलाइजेशन क्या है,
नहीं, एक और है, सॉरी एक छूट गया यहाँ पे, कि इन्वेंशन ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ठीक है, इन्वेंशन ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मिल गया, इन्वेंशन ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ठीक है, और एक आखिरी होता है कि लिबरलाइजेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स। लिबरलाइजेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स। अब ट्रेड बैरियर्स, इसमें क्या बैरियर्स आएंगे? ट्रेड बैरियर्स यानी कि कुछ ऐसे बैरियर्स जो कि ट्रेड या किसी भी बिजनेस के लिए यूज़ होती हो। ठीक है, अब इसी का एक अच्छा एग्जांपल है टैक्स। जो टैक्स इम्पोज हुआ होता है वो भी बहुत अच्छा एग्जांपल है फॉर ट्रेड बैरियर। फिर आता है WTO, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका एम होता है ट्रेड को लिबरलाइज करना, यानी कि स्मूथ करना। ठीक है, अब ये ना इनिशिएटिव ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज़ में स्टार्ट किया गया था। ये क्या करता है? कुछ रूल्स, ठीक है, कुछ रूल्स सेटअप करता है जिसकी वजह से कि ट्रेड स्मूथ हो। बट अभी क्या हो रहा है कि ये जो WTOs हैं ये डेवलप्ड कंट्री की फेवर में ज़्यादा जा रहे हैं। इसकी वजह से जो डेवलप्ड कंट्री है वो और डेवलप्ड होते जा रहे हैं और जो अंडर डेवलप्ड हैं वो और ही पुअर होते जा रहे हैं। ठीक है, तो WTO को क्या करना चाहिए? फ्री ट्रेड फॉर ऑल करना चाहिए। बट वो लोग क्या करें कि डेवलप्ड कंट्री के लिए फ्री कर दे रहे हैं और जो अंडर डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए बहुत सारे रूल्स लगा दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसका, जो भी अभी करेंट डिबेट चल रहा है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर क्या किया जा रहा है कि कुछ लगा दिया जा रहा है हमारा ट्रेड बैरियर्स वगैरह, बट जो उधर है यानी कि मतलब इसमें लिबरलाइजेशन नहीं हो रहा, बट उधर में लिबरलाइजेशन हो रहा है, वहाँ पे ट्रेड बैरियर्स रिमूव कर दिए जा रहे हैं। अब आता है कि ग्लोबलाइजेशन जो इतना हो रहा है इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है। पॉजिटिव इम्पैक्ट जैसे कि स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं लिविंग का, है ना, प्राइजेस सस्ते दाम में मिल रही हैं। ठीक है, उसके बाद कंपटीशन हो, किसके बीच में कंपटीशन हो रहा है? तो लोकल और फॉरेन दोनों प्रोड्यूसर्स के बीच में कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो MNCs हैं इनके वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ गई हैं। ठीक है, और कुछ कंपनीज़ बहुत नई कंपनीज़ नए नए प्रोडक्ट्स के साथ आ रही हैं। ठीक है, अब इसका कुछ दो नेगेटिव, बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव एडवांटेजेस भी है, यानी कि डिसएडवांटेजेस भी हैं, जो कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं या तो वो कम्पीट कर पाते हैं या तो वो पेरिश हो जाते हैं, यानी कि गायब हो जाते हैं। यानी कि सस्ते दामों में मिल रहा है, जो अपना सारा मेहनत करके यहाँ पे बना रहा है वो उनको तो अपना दाम वापस चाहिए ना, तो उनको अपना दाम नहीं मिल रहा है, इसी वजह से वो पेरिश कर जा रहे हैं। और कुछ जो है अपना अगर लॉस में चला रहे हैं तो वो कम्पीट कर पा रहे हैं, बट क्या हो रहा है इस वजह से कि उनको बहुत नुकसान हो रहा है। अब क्या है कि कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट, तो कहीं कहीं क्या होती है ना, MNCs कि कुछ टाइम के लिए कुछ जन को हायर करती हैं फिर उसको हटा देती है। इससे MNCs को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर कोई भी इंसान बहुत टाइम तक एक कंपनी में काम करेगा तो उसको उस कंपनी को मतलब उसका पेमेंट धीरे धीरे करके बढ़ा देना पड़ेगा। बट वो लोग जैसे थोड़ा टाइम के बाद क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं, यानी कि उनको और पैसे नहीं देने पड़ते, उनके पैसे बढ़ाने नहीं पड़ते। उसके बाद आती है लास्ट टॉपिक हमारी, द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, क्या स्ट्रगल होती है, कैसे हम लोग इस ग्लोबलाइजेशन को एक फेयर ग्लोबलाइजेशन बना सकते हैं? गवर्नमेंट को हम लोग की हेल्प करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट क्या कर सकता है? ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का बैरियर सेट कर सकता है ताकि कुछ लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको इफेक्ट ना पड़े, नंबर 1। नंबर 2 कि उसकी कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि इंटरेस्ट सिर्फ रिच और पावरफुल का नहीं बल्कि पुअर्स वगैरह का भी बच सके। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कुछ लेबर लॉज निकाल सकती है जिसकी वजह से वो जो MNCs हैं जो कि लेबर्स को निकाल देती हैं विदाउट देयर मिस्टेक, विदाउट देयर फॉल्ट, वो नहीं निकाल सकती हैं क्योंकि लेबर लॉज बैठ जाएंगे। ठीक है, और 4th लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि वो क्या कर सकती है गवर्नमेंट, WTO के साथ वो नेगोशिएशन कर सकती है कि आप भेदभाव ना करें, नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी देयर, कि आप लोग क्या कर रहे हो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए ट्रेड बैरियर्स को हटवा दे रहे हो, बट जो डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड कंट्री है उनके लिए ट्रेड बैरियर्स रख रहे हो, तो इट्स अ वेरी बिग मिस्टेक। तो ये सब कर सकती है। एंड आज के लिए इतना ही, बाकी बात कल मिलते हैं। टिल देन के लिए बाय।